नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मुंशी प्रेमचंद की लिखी ये कहानी उस कालखंड की है जब जमींदार ही गांव के मालिक हुआ करते थे और उनकी ही हुकूमत चलती थी। ठाकुर प्रद्युमन सिंह एक प्रतिष्ठित वकील थे और अपने हौसले और हिम्मत के लिए सारे शहर में मशहूर थे। उनके दोस्त अक्सर कहा करते थे कि अदालत की इजलास में उनके मर्दाना कमाल ज़्यादा साफ तरीके पर जाहिर हुआ करते थे। इसी की बरकत थी कि बावजूद इसके उन्हें शायद ही किसी कभी मामले में सुर्खी हासिल होती थी। उनके वकील की भक्ति भावना में जरा भर भी फर्क नहीं आता था। इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले बड़े लोगों की निडर आज़ादी पर किसी प्रकार का संदेह करना पाप ही क्यों ना हो, मगर शहर के जानकार लोग एलानियों कहते थे कि ठाकुर साहब जब किसी मामले में जिद पकड़ लेते हैं तो उनका बदला हुआ तेवर और तमतमाया हुआ चेहरा इंसाफ को भी अपने वश में कर लेता है। एक से ज़्यादा मौके पर उनके जीवट और जिगर ने वे चमत्कार कर दिखाए थे, जहाँ की इंसान और कानून के जवाब दे दिया। इसके साथ ही ठाकुर साहब मर्दाना गुणों के सच्चे जौहरी थे। अगर मुवक्किल को कुश्ती में कुछ पेट हो तो यह जरूरी नहीं था कि वह उनकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए रुपया पैसा दे। इसलिए उनके यहाँ शहर के पहलवानों और फेकेतों का हमेशा जमघट रहता था और यही वह ज़बरदस्त, प्रभावशाली और व्यवहारिक कानूनी बारीकी थी जिसकी काट करने में इंसाफ को भी आगा पीछे सोचना पड़ता था। वे गर्व और सच्चे गर्व की दिल से कदर करते थे। उनके बेतकल्लुफ़ घर की डोरियाँ बहुत ऊंची थी, वहाँ झुकने की जरूरत न थी। इंसान खूब सिर उठाकर जा सकता था। यह एक विश्वस्त कहानी है कि एक बार उन्होंने किसी मुकदमे और बावजूद बहुत विनती और आग्रह के हाथ में लेने से इनकार किया। मुवक्किल और कोई अक्कड़ देहाती था। उसने जब आरजू मिन्नत से काम निकालते ना देखा तो हिम्मत से काम लिया। वकील साहब कुर्सी से नीचे गिर पड़े और बिफरे हुए देहाती को सीने से लगा लिया। धन और धरती के बीच आदिकाल से एक आकर्षण है कि धरती में साधारण गुरुत्वाकर्षण के अलावा एक खास ताकत होती है जो हमेशा धन को अपनी तरफ खींचती है। सुद और तमस्सुक और व्यापार यह दौलत की बीच की मंजिल है, जमीन उसकी आखिरी मंजिल है। ठाकुर प्रद्युमन सिंह की निगाहें बहुत अरसे से एक बहुत उपजाऊ मौजे पर लगी हुई थी, लेकिन बैंक का अकाउंट कभी हौसले को एकदम नहीं बैठाने देता था। यहाँ तक कि एक दफ़ा उसी मौजे का जमींदार एक कत्ल के मामले में पकड़ा गया। उसने सिर्फ रस्मों रिवाजों के माफिक एक आसामी को दिन भर धूप और जेठ की जलती हुई धूप में खड़ा रखा था। लेकिन अगर सूरज की गर्मी या जिस्म की कमजोरी या प्यास की तेजी उसकी जानलेवा बन जाए तो इसमें जमींदार की क्या खता थी। यह शहर के वकीलों की ज्यादती थी कि कोई उसकी हिमायत पर आमद ना हुआ। यह मुमकिन है जमींदार के हाथ की तंगी को भी उसमें कुछ दखल हो। बहरहाल उसने चारों तरफ से ठोकरें खाकर ठाकुर साहब की शरण ली। मुकदमा निहायत कमज़ोर था। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत से धावा किया था और उसकी हुकूमत के लिए शासन और अधिकार के ताजे से ताजे रिसाले तैयार थे। ठाकुर साहब अनुभवी सपेरों की तरह सांप के बिल में हाथ नहीं डालते थे, लेकिन इस मौके पर उन्हें सूखी मसलहत के मुकाबले में अपनी मुरादों का पल्ला झुकता हुआ नजर आया। जमींदार को इत्मीनान दिलाया और वकालतनामा दाखिल कर दिया और फिर इस तरह जी जान से मुकदमे की पैरवी की। कुछ इस तरह जान लड़ाई की मैदान से जीत का डाका बजाते हुए निकले। जनता की जवान इस जीत का चेहरा उनके कानूनी पेट के सर नहीं है, उनके मर्दाना गुणों के सर रखती हैं, क्योंकि उन दिनों वकील साहब नज़ीरों और दफाओं की हिम्मत तोड़ पेचीदगियों
में उलझने के बजाय दंगल की उत्साहवर्धक दिलचस्पियों में ज़्यादा लगे रहते थे। लेकिन यह बात जरा भी यकीन करने के काबिल नहीं मालूम होती। ज़्यादा जानकार लोग कहते हैं कि अनार के बम गोले और सेब और अंगूर की गोलियों ने पुलिस के इस पुरशोर हमले को तोड़कर बिखेर दिया। गरज की मैदान हमारे ठाकुर साहब के हाथ रहा। जमींदार की जान बची, मौत के मुंह से निकल आया, उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, ठाकुर साहब, मैं इस काबिल तो नहीं कि आपकी खिदमत कर सकूं। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन कृष्ण भगवान ने गरीबी सुदामा के सूखे चावलों खुशी से कबूल किए थे। मेरे पास बुजुर्गों की यादगार छोटा सा वीरान मौजूद है, उसे आपकी भेंट करता हूँ। आपके लायक तो नहीं, लेकिन मेरी खातिर इसे कबूल कीजिए, मैं आपका जूस कभी ना भूलूंगा। वकील साहब फटके उठे। 2-4 बार निष्प्रहस बैरागियों की तरह इनकार करने के बाद इस भेंट को कबूल कर लिया। मुँह मांगी मुराद मिली। इस मौजे के लोग बेहद सरदश और झगड़ालू थे, जिन्हें इस बात का गर्व था कि कभी कोई जमींदार उन्हें बश में नहीं कर सका। लेकिन जब उन्होंने अपनी भागदौड़ प्रद्युम्न सिंह के हाथों में जाते देखी तो चौकड़ियों भूल गए। एक बदलगाम घोड़े की तरह सवार को कनखियों से देखा, कनौतियाँ खड़ी की, कुछ हिनहानियों और तब गर्दनें झुकी दी। समझ गए कि यह जिगर का मजबूत आसान का पक्का सहसवार है। आषाढ़ का महीना था। किसान गहने और बर्तन बेच बेच कर बैलों की तरह से दर बदर बिरते थे। गांव की बूढ़ी बनियाइन नेवली दुल्हन बनी हुई थी और फाका करने वाला कुम्हार बारात का दूल्हा था। मजदूर मौके के बादशाह बने हुए थे। टपकती हुई छतें उनकी कृपया दृष्टि की राह देख रही थी। घास से ढके हुए खेत उनके ममतापूर्ण हाथों के मोहताज, जिसे चाहते थे बरसाते थे, जिसे चाहते थे उजाड़ते थे। आम और जामुन के पेड़ों पर होठों पहर निशानबाजी मन चले लड़कों का धावा रहता था। बूढ़े गर्दनों में झोलियाँ लटकाए फहर रात से टपके की खोज में घूमते नजर आते थे, जो बुढ़ापे के बावजूद भोजन और जाप से ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार काम था। नाले पुरशोर, नदियाँ अताए, चारों तरफ हरियाली और खुशहाली। इन्हीं दिनों ठाकुर साहब मौत की तरह, जिसके आने की पहले से कोई सूचना नहीं होती, गांव में आए। एक सजी हुई बारात थी। हाथी और घोड़े और साज सामान लठेतों का एक रिशाला सा था। गांव ने यह धूम धड़ाका और आन बान देखी तो रहस्य होश उड़ गए। घोड़े खेतों में ऐंठने लगे और गुंडे गलियों में। शाम के वक्त ठाकुर साहब ने अपने आशमियों को बुलावा और बुलंद आवाज़ में बोले, मैंने सुना है कि तुम लोग सरकश हो और मेरी सरकशी का हाल तुमको मालूम है। अब ईंट और पत्थर का सामना है, बोलो क्या मंजूर है। एक बूढ़े किसान ने बेहद के पेड़ की तरह कांपते हुए जवाब दिया, सरकार, आप हमारे राजा हैं, हम आपसे ऐंठ कर कहाँ जाएंगे। ठाकुर साहब तेवर बदल कर बोले, जो तुम लोग सब के सब कल सुबह तक 3 साल का पेशगी लगान दाखिल कर दो और खूब ध्यान देकर सुन लो कि मैं हुक्म को दुरहानी नहीं जानता, वरना मैं गांव में हल चलवा दूंगा और घरों में खेत बनवा दूंगा। सारे गांव में कोहरा मच गया। 3 साल का पेशगी लगान और इतनी जल्दी जुटाना असंभव था। रात इसी हैस बहस में कटी। अभी तरह आरजू मिन्नत के बिजली जैसे असर की उम्मीद बाकी थी। सुबह बड़ी इंतजार के बाद आई तो प्रलय बनकर आई। एक तरफ तो जोर जबरदस्ती और अन्याय अत्याचार का बाजार गर्म था, दूसरी तरफ रोती हुई आंखें, सर्द आह और चीख पुकार का, जिन्हें सुनने वाला कोई न था। गरीब किसान अपनी अपनी पोटलियां लादे बेकश अंदाज से ताकते, आंखों में याचना भरे बीवी बच्चों को साथ लिए रोते बिकलते किसी अज्ञात देश को चले जाते थे। शाम हुई तो गांव उजड़ गया। यह खबर बहुत जल्द चारों तरफ फैल गई। लोग को ठाकुर साहब ने इंसान होने पर संदेह लगा। गांव वीराना पड़ा हुआ था, कौन उसे आबाद करे, किसके बच्चे उसकी गलियां
में खेले, किसकी औरतें कुएं पर पानी भरे, रहा चलते मुसाफिर। तबाही का यह दृश्य आंखों से देखते और अफसोस करते। नहीं मालूम उन वीराने देश में पड़े हुए गरीबों पर क्या गुजरी है, जो मेहनत की कमाई खाते थे और सर उठाकर चलते थे, अब दूसरों की गुलामी कर रहे हैं। इस तरह पूरा साल गुजर गया। तब गांव के नसीब जागे। जमीन उपजाऊ थी, मकान मौजूद। धीरे धीरे जुल्म की यह दास्ताना फीकी पड़ गई। मन चले किसानों की लोभ दृष्टि उस पर पड़ने लगी। बला से जमींदार जालिम है, बेरहम है, सख्तियाँ करता है, हम उसे मना लेंगे। 3 साल की पेशगी लगान का क्या जिक्र, वह जैसे खुश होगा खुश करेंगे, उसकी गालियों को दुआ समझेंगे, उसके जूते अपने सर आंखों पर रखेंगे। वह राजा है, हम उनके चाकर हैं। जिंदगी की कश्मकश और लड़ाई में आत्मसम्मान को निभाना कैसे मुश्किल काम है। दूसरा साढ़ आया तो वह गांव फिर बगीचा बना हुआ था। बच्चे फिर अपने दरवाजे पर खरोदे बनाने लगे। मर्दों के बुलंद आवाज़ के गाने खेतों में सुनाई दिए। वह औरतों के सुहाने गीत चक्कियों पर जिंदगी के मोहक दृश्य दिखाने लगे। साल भर गुजरा। जब रबी की दूसरी फसल आई तो सुनहरी बालों को खेतों में लहराते देखकर किसानों के दिल लहराने लगते थे। साल भर परती जमीन के सोना उगल दिया था। औरतें खुश थी कि अब के नए नए गहने बनवाएंगे। मर्द खुश थे कि अच्छे अच्छे बैल मोल लेंगे। और दरोगा जी की खुश का तो अंत ही ना था। ठाकुर साहब ने यह खुशखबरी सुनी तो देहात की सैर को चले। वही शान शौकत, वही लठेतों का रिशाला, वही गुंडों की फौज। गांव वालों ने उनके आदर सत्कार की तैयारी करनी शुरू की। मोटे ताजे बकरों का एक पूरा गला चौपाल के दरवाजे पर बांधा, लकड़ी के अंबार लगा दिए, धुएं के ओहज भर दिए। ठाकुर साहब गांव की मेड़ पर पहुँचे तो पूरे 100 आदमी उनकी अंगवानी के लिए हाथ बांधे खड़े थे। लेकिन पहली चीज़ जिसकी फरमाइश हुई वह लेनमैन और बर्फ़ थी। आशमियों के हाथों के तोते उड़ गए। यह पानी की बोतल इस वक्त वहाँ अमृत के दामों बिक सकती थी, मगर बेचारे देहाती अमीरों के चोंचले कहा जाने मुजरिमों की तरह सिर झुकाए बोझ के खड़े थे। चेहरे पर झेप और शर्म थी, दिलों में धड़कन और भय। ईश्वर, बात बिगड़ गई है, अब तुम ही संभालो। बर्फ़ की ठंडक ना मिली तो ठाकुर साहब की प्यास की आग और भी तेज हुई। गुस्सा भड़क उठा। कड़कड़ बोले, मैं शैतान नहीं हूँ कि बकरों के खून से प्यास बुझाऊंगा। मुझे ठंडा पानी बर्फ़ चाहिए और यह प्यास तुम्हारी और तुम्हारी औरतों के आंसुओं से ही बुझेगी। एहसान फरामोश नीच, मैंने तुम्हें ज़मीन दी, मकान दी और हैसियत दी, और इसके बदले में तुम ये दे रहे हो कि मैं खड़ा पानी को तरसूं। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ कोई रियासत की जाए। कल शाम तक मैं तुमसे किसी आदमी की सूरत इस गांव में ना देखूं, वरना प्रलय हो जाएगा। तुम जानते हो कि मुझे अपना हुक्म दोहराने की ज़रूरत नहीं है। रात तुम्हारी है, जो कुछ ले जाओ सको ले जाओ, लेकिन शाम को मैं किसी की मनहूस सूरत ना देखूं। यह रोना और चीखना फिजूल है। मेरा दिल पत्थर का है और कलेजा लोहे का। आंसुओं से नहीं पसीजता। और ऐसा ही हुआ। दूसरी रात को सारे गांव कोई दिया जलवाने वाला तक ना रहा। फूलता फलता गांव भूत का डेरा बन गया। बहुत दिनों तक यह घटना आसपास के मनचले किस्सों के लिए दिलचस्पियों का खजाना बनी रही। एक साहब ने उस पर अपनी कलम भी चलाई। बेचारे ठाकुर साहब ऐसे बदनाम हुए कि घर में से निकलना मुश्किल हो गया। बहुत कोशिश की गांव आबाद हो जाए, लेकिन किसी की जान भरी थी किसी अंधेरे की नगरी में कदम रखता, जहां मोटापे की सज़ा फांसी थी। कुछ मजदूर पेशा लोग किस्मत का जुआ खेलने आए, मगर कुछ महीनों से ज़्यादा ना जम सके। उजड़ा हुआ गांव खोया हुआ एतबार है जो बहुत मुश्किल से जमता है। आखिर जब कोई बस ना चल रहा तो ठाकुर साहब ने मजबूर होकर आर्जी माफ़ करने का काम आम ऐलान कर दिया। लेकिन इस रियासत से सही साख भी खो दी। इस तरह 3 साल गुजर जाने के बाद एक रोज़ वहाँ बंजारों का काफिला आया। शाम हो गई थी और पूरब तरह से अंधेरे की
लहर बढ़ती चली आती थी। बंजारों ने देखा तो सारा गांव वीराना पड़ा हुआ है। जहां आदमियों के घरों में गिद्ध और गीदड़ रहते थे, इस तिल्लिस्म का भेद समझ में ना आया। मकान मौजूद है, जमीन उपजाऊ है, हरियाली से लहराते हुए खेत हैं, और इंसान का नाम नहीं। कोई और गांव पास न था, वहीं पड़ाव डाल दिया। जब सुबह हुई, बैलों के गलों की घंटियों ने फिर अपना रजत संगीत आलापान शुरू किया और काफिला गांव से कुछ दूर निकल गया तो एक चरवाहे ने जोर जबरदस्ती की है लंबी कहानी उन्हें सुनाई। दुनिया भर में घूमते फिरने ने उन्हें मुश्किलों का आदी बना दिया था। आपस में कूद मशविरा किया और फैसला हो गया। ठाकुर साहब की ड्यूटी पर आप जा पहुँचे और नजराने दाखिल कर दिए। गांव फिर आबाद हुआ। यह बंजारा बला के चिमड़ लोहे की सी हिम्मत और इरादे के लोग थे, जिनके आते ही गांव में लक्ष्मी का राज हो गया। फिर घरों में से धुएं के बादल उठे। कोहलाड़ों ने फिर धुएं और बांप की चादरें पहनी। तुलसी के चबूतरों पर फिर से चिराग जले। रात को रंगीन तबीयत नौजवानों की अलापे सुनाई देने लगी। चार गांवों में फिर मवेशियों के गल्ले दिखाई दिए और किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए चरवाहे की बांसुरी की मध्यम और रसीली आवाज़ दर्द और असर में डूबी हुई इस प्राकृतिक दृश्य से जादू का आकर्षण पैदा करने लगी। भादों का महीना था। कपास के फूलों की शुष्क और सफ़ेद चिकनाई, तिल की ऊदी बहार और शन का शोक पीलापन अपने रूप का जलवा दिखाता था। किसानों की मेड़ैया और छपरों पर भी फल फूल की रंगीनी दिखाई देती थी। उस पर पानी की हल्की हल्की फुहारें प्रकृति के सौंदर्य के लिए श्रृंगार करने वाली कमा दे रही थी। जिस तरह साधुओं के दिल सत्य की ज्योति से भरे होते हैं, उसी तरह सागर और तालाब साफ सफा पानी से भरे थे। शायद राजा इंद्र कैलाश की तरावट भरी ऊंचाइयों से उतरकर अब मैदानों में आने वाले थे, इसलिए प्रकृति के सौंदर्य और सिद्धियों और आशाओं के भी भंडार खोल दिए थे। वकील साहब को भी शेर की तमन्ना ने गुदगुदाया। हमेशा की तरह अपने रईसाना ठाट बाट के साथ गांव में आ पहुँचे तो देखा तो संतोष और निश्चयता के वरदान चारों तरफ स्पष्ट थे। गांव वालों ने उनके शुभांगन का समाचार सुना, सलाम को हाजिर हुए। वकील साहब ने उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहने स्वाभिमान के साथ कदम मिलाते हुए देखा। उनसे बहुत मुस्कुराकर मिले। फसल का हाल चाल पूछा। बूढ़े हरदास ने एक ऐसे लहजे में जिससे पूरी जिम्मेदारी और चौधरापे की शान टपकती थी जवाब दिया, हजूर के कदमों की बरकत से सब चैन है, किसी तरह की तकलीफ नहीं। आपकी दी हुई नेमत खाते हैं और आपका जस गाते हैं। हमारा राजा और सरकार जो कुछ है आप हैं और आपके लिए जान तक हाजिर है। ठाकुर साहब ने तेवर बदल कर कहा, मैं अपनी खुशामंदी सुनने की आदी नहीं हूँ। बूढ़े हरदास के माथे पर बल पड़े, अभिमान को चोट लगी। बोला, मुझे भी खुशामंद करने की आदत नहीं है। ठाकुर साहब ने ऐंठ कर जवाब दिया, तुम्हें रईसों से बात करने की तमीज़ नहीं? ताकत की तरह तुम्हारी अकल भी बुढ़ापे की भेंट चढ़ गई। हरदास ने अपने साथियों की तरफ देखा। गुस्से की गर्मी से सबकी आंखें फैली हुई, धीरज की सर्दी से माथे सिकुड़े हुए थे। बोला, हम आपकी रैयत है, लेकिन हमको अपनी आबरू प्यारी है, और चाहे आप जमींदार और अपना सिर दे दे, आबरू नहीं दे सकते। हरदास के कई मनचले साथियों ने बुलंद आवाज़ों में तायद की, आबरू जान के पीछे। ठाकुर साहब के गुस्से की आग भड़क उठी और चेहरा लाल हो गया और ज़ोर से बोले, तुम लोग जबान संभाल कर बातें करो, वरना जिस तरह गले में झोलियाँ लटकाए आए थे उसी तरह निकाल दिए जाओगे। मैं प्रद्युमन सिंह हूँ, जिसने तुम जैसे कितने ही हेकड़ों को इसी जगह कुचलवाया डाला है। यह कहकर उन्होंने अपने रिशाल के सरदार अर्जुन सिंह को बुलाकर कहा, ठाकुर अब इन चींटियों के पर निकल आए हैं, कल शाम तक इन लोगों से मेरा गांव साफ हो जाए। हरदास खड़ा हो गया। गुस्सा अब चिंगारी बनकर आंखों से निकल रहा था। बोला, हमने इस गांव को छोड़ने के लिए नहीं बसाया है। जब तक जिएंगे इसी गांव में रहेंगे, यहीं पैदा होंगे और यहीं मरेंगे।
आप बड़े आदमी हैं और बड़े की समझ भी बड़ी होती है। हम लोग अक्कड़ गाँव आ रहे हैं, नाहक गरीबों की जान के पीछे मत पड़िए, खून खराबा हो जाएगा। लेकिन हम आपको यही मंजूर है तो हमारी तरफ से आपको सिपाहियों की चुनौती है, जब चाहे दिल के अरमान निकाल ले। इतना कहकर ठाकुर साहब को सलाम किया और चल दिए। उसके साथ ही गर्व के साथ अकड़ते हुए चले। अर्जुन सिंह ने उनके तेवर देखे समझ गया कि यह लोहे के चने हैं, लेकिन सहोदय का सरदार था। कुछ अपने नाम की लाज थी। दूसरे दिन शाम के वक्त जब रात और दिन में मूड भेंट हो रही थी, इन दोनों का जमातों का सामना हुआ। फिर वह धोल धप्पा हुआ कि जमीन थर्रा गई। जवानों ने मुंह के अंदर वह मार्क दिखाए कि सूरज डर के मारे पश्चिम में जा छिपा। तब लाठियों ने सिर उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह डॉक्टर साहब की दुआ और शुक्रिया की मुस्तहक और अर्जुन सिंह ने समझदारी से काम लिया। तमाम उनके चंद आदमियों के लिए गुड़ और हल्दी पीने का सामान हो चुका था। वकील साहब ने अपनी फौज की यह बुरी हालत देखी। किसी के कपड़े फटे हुए, किसी के जिस्म पर गर्द जमी हुई, कोई हाँफते हाँफते बेदम खून बहुत कम नजर आया, क्योंकि यह एक अनमोल चीज़ है और इसे डंडों की मार से बचा लिया गया। तो उन्होंने अर्जुन सिंह की पीठ ठोकी और उसकी बहादुरी और जज्बाजी की खूब तारीफ की। रात को उनके सामने लड्डू और इमरतियों की ऐसी वर्षा हुई कि यह सब गर्द गुबार धुल गया। सुबह को इस रिसाले ने ठंडे ठंडे घर की राह ली और कसम खा गए कि अब भूलकर भी इस गांव का रुख ना देख करेंगे। तब ठाकुर साहब ने गांव के आदमियों को चौपाल में तलब किया। उनके इशारे की देर थी, सब लोग इकट्ठा हो गए। अख्तियार और हुकूमत अगर घमंड की मनसद से उतर आए तो दुश्मनों को भी दोस्त बना सकती है। जब सब आदमी आ गए तो ठाकुर साहब एक एक करके उनसे बगल गिर हुए और बोले, मैं ईश्वर का बहुऋणी हूँ कि मुझे गांव के लिए जिन आदमियों की तलाश थी वह लोग मिल गए। आपको मालूम है कि यह गांव कई बार उजड़ा और कई बार बसा। उसका कारण यही था कि वे लोग मेरी कसौटी पर पूरे न उतरे थे। मैं उनका दुश्मन नहीं था, लेकिन मेरी दिलो आरजू यह थी कि इस गांव में वे लोग आबाद हो जो जुल्म का मर्दों की तरह सामना करें, जो अपने अधिकारों और रियासतों की मर्दों की तरह हिफाजत करें, जो हुकूमत के गुलाम ना हो, जो रोज और अख्तियार की तेज निगाह देखकर बच्चों की तरह डर से सहमे ना जाए। मुझे इम्तिहान है कि बहुत नुकसान और समर्दगी और बदनामी के बाद मेरी तमन्नाएं पूरी हो गई। मुझे इत्मीनान है कि आप उल्टी हवाओं और ऊंची ऊंची उठने वाली लहरों का मुकाबला खींचता है। आज मैं यह आपकी मिल्कियत है, आप ही इसके जमींदार और मालिक है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप फले फूले और सरसब्ज हो। इन शब्दों ने दिलों पर जादू का काम किया। लोग स्वाभिव्यक्त के आवाज़ से मस्त होकर ठाकुर साहब के पैरों से लिपट गए और कहने लगे, हम आपके कदमों से जीते जी जुदा ना होंगे। आपका करदगान और रियान परवन बुजुर्ग हम कहाँ पाएंगे। वीरों की भक्ति और सहानुभूति, वफादारी और एहसान का एक बड़ा दर्दनाक और रसद पैदा करने वाला दृश्य आंखों के सामने पेश हो गया। और 50 साल से ज़्यादा गुजर गए, लेकिन उन्हीं बाजारों के वारिश अभी तक मौजा साहसगंज के माफीदार हैं। औरतें अभी तक ठाकुर प्रदुमन सिंह की पूजा और मन्नत करती हैं। और अब इस मौजे के कई नौजवान दौलत और हुकूमत की बुलंदी पर पहुंच गए, लेकिन गुंडे और अक्खड़ हरदास के नाम पर अब भी गर्व करते हैं और भादो सुदी एकादशी के दिन अभी उसी मुबारक फतेह की यादगार में जश्न मनाए जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें बताइए ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में। हमारी कहानी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कहानी के बारे में सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकन दबाएं।